Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 19 Fluid Mechanics 1 Can 2103। आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स 27 to 29 हैं। ये तीनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन लॉसेस को जो है प्रेशर ड्रॉप के साथ रिलेट करते हुए इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इस इंफॉर्मेशन को अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर 27 देखते हैं। अ हीट एक्सचेंजर इज टू कंसिस्ट ऑफ अ number of tubes each 25 millimeter diameter and 5 meter long arranged in parallel. The exchanger is to be used as a cooler with a rating of 4 megawatt and the temperature rise in the water feed to the tubes is to be 20 Kelvin. If the pressure drop over the tubes is not to exceed 2 kilonewtons per square meter, calculate the minimum number of tubes that are required. Assume that the tube walls are smooth and that entrance and exit effects can be neglected. The viscosity of water could be considered as 1 millinewtons second per meter square. अच्छा जी, इस सवाल में हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है। हमें इस हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स की तादाद मालूम नहीं है। हमें ये पता है कि ये जो हीट एक्सचेंजर है ये नंबर ऑफ ट्यूब्स पर मुश्तमिल है और जो ट्यूब्स हैं हर ट्यूब का जो डायमीटर है वो 25 मिलीमीटर है। हर ट्यूब की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ये बंडल की शक्ल में पैरेलल जो है आपके पास ट्यूब्स इस हीट एक्सचेंजर के अंदर पैक की गई हैं। इस हीट एक्सचेंजर को एज अ कूलर हम यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास कूल करने के लिए कोई आपकी प्रोसेस स्ट्रीम्स हैं, उस प्रोसेस स्ट्रीम्स का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए हम इस हीट एक्सचेंजर को यूज कर रहे हैं। और ये जो कूलर है इसकी जो रेटिंग है यानी कि आपके पास जो एनर्जी इसकी कंजप्शन है जो इस्तेमाल हो रही है इसकी 4 मेगावाट है। जो टेम्परेचर राइज है मिसाल के तौर पर, क्योंकि आपको पता है ये कूलर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो आपकी प्रोसेस स्ट्रीम की जो हीट है वो जो इसके अंदर वाटर इस्तेमाल हो रहा है वो अपने अंदर एक्सचेंज करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा और जो राइज इन टेम्परेचर है वो 20 केल्विन होगा। यानी कि 20 केल्विन आपकी प्रोसेस स्ट्रीम से वो टेम्परेचर इसका डिफरेंस क्रिएट कर देगा। या आप इसको यूँ समझिए कि जो वाटर आपका इस कूलर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो 25 सेंटीमीटर 20 केल्विन उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप है ट्यूब्स के अक्रॉस, अगर वो प्रेशर ड्रॉप जो है 2 किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा ना हो तो हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्यूब्स हमारे इस हीट एक्सचेंजर में इन कंडीशंस पर हमें चाहिए होंगी। कुछ हमें आसानी के लिए उन्होंने ये चीज़ें बता दी गई हैं कि जो ट्यूब की वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। यानी कि जब आप मूडी चार्ट वगैरह इस्तेमाल करें फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह निकालने के लिए तो आप स्मूथ पाइप्स की कर्व्स को यूज करेंगे। और एंट्रेंस और एग्जिट इफेक्ट्स, यानी कि अगर हम ये कहें कि आप इस कंडीशन में, क्योंकि आपके पास हीट एक्सचेंजर है तो उसकी ट्यूब्स के अंदर उस वक्त कोई सडन एक्सपेंशन थी, कोई सडन कॉन्ट्रैक्शन थी, व्हाटएवर एंट्रेंस या एग्जिट इफेक्ट से उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, उनको इस सवाल के अंदर फिलहाल हम इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे। जो विस्कोसिटी है वाटर की वो आपको दे दी गई है। अगर ना भी दी गई होती तो आपको अगर कोई टेम्परेचर दिया होता तो ये जो 20 केल्विन टेम्परेचर है दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया होता और आपको ये कहा जाता कि इस टेम्परेचर पर आप विस्कोसिटी फाइंड आउट करें तो फिर आप जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स का हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है उस ग्राफ से इसकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते थे। अच्छा जी, जो डाटा इस सवाल में हमारे पास अवेलेबल है, डायमीटर ऑफ वन हीट एक्सचेंजर ट्यूब D इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर या आप उसको कह सकते हैं कि 0.025 मीटर्स। एक हीट एक्सचेंजर ट्यूब की जो लेंथ है L वो 5 मीटर्स के बराबर है। जो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव हो रही है हीट एक्सचेंजर जो आपने उसका लोड कहा था वो जो Q है वो 4 मेगावाट है, दैट मीन्स 4 into 6 वॉट्स। जो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ट्यूब था माइनस डेल्टा पी एफ उसको हमने 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया।
जो टेम्परेचर राइज था ट्यूब्स के अंदर वो डेल्टा टी आपका 20 केल्विन है, और जो विस्कोसिटी ऑफ द वाटर म्यू है वो 10⁻³ न्यूटन्स इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था, तो 1 मिली को हमने इसको 10⁻³ के हिसाब से हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, ट्यूब वॉल्स जो हैं वो हमारे पास स्मूथ हैं, एंट्रेंस एग्जिट इफेक्ट्स निगलेक्ट किए गए हैं। हमने इस सवाल में मिनिमम नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड आउट करनी है जो कि इस हीट एक्सचेंजर में इन कंडीशंस को फुलफिल कर सके। अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन होती है कि अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ हीट एडेड या रिमूव्ड निकालनी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस इक्वेशन को, Q = mCp डेल्टा T। और इस इक्वेशन में आपके पास जो Q है वो अमाउंट ऑफ हीट एडेड या अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड, M जो है वो मैश फ्लो रेट है, जो Cp है वो हीट कैपेसिटी है, डेल्टा T आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इस इक्वेशन में से को आप अगर रीअरेंज करें तो इन टर्म्स ऑफ मैश फ्लो रेट हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय Cp डेल्टा T। अब आपका जो फ्लूइंग फ्लूइड था वो वाटर था हीट एक्सचेंजर में से, तो वाटर के हमें Cp चाहिए होती है, आपको गिवन नहीं थी, लेकिन वाटर की जो Cp है वो 4.18 किलो जाउल्स पर केजी पर केल्विन हमारे पास वैल्यू थी, इस सवाल के डाटा में आपको मौजूद नहीं थी। तो Q आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 4 वाट, Cp की वैल्यू पुट कर दी 4.184 किलो जाउल्स पर केजी पर केल्विन, डेल्टा T आपके पास 20 केल्विन था। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो 1 वाट होता है वो 1 जाउल्स पर सेकेंड, और 10⁻³ जाउल्स = 1 किलो जाउल। सॉरी, तो जाउल जाउल से कट गया, वाट वाट से कट गया, केल्विन केल्विन से कट गया, किलो जाउल से कट गया। आपके पास बाकी किलोग्राम्स पर सेकंड जो कि मैश फ्लो रेट के यूनिट्स हैं वो बच गए। तो आपने जब इसको कंप्यूट किया इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो आपके पास जवाब आया मैश फ्लो रेट का 47.802 किलोग्राम्स पर सेकंड। एंड ये जो मैश फ्लो रेट आया है, दिस मैश फ्लो रेट इज अ टोटल मैश फ्लो रेट विच इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द ट्यूब्स, यानी कि कलेक्टिवली जो ट्यूब्स के अंदर से जो आपके पास टोटल मैश फ्लो रेट आपका उस बंडल ऑफ ट्यूब्स इनसाइड द हीट एक्सचेंजर में से जो पास कर रहा है वो 47.802 kg पर सेकेंड वो पास कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास आपको पता है एक फ्रिक्शन फैक्टर ग्रुप वाली एक इक्वेशन थी आपके पास φr² की, जो कि -ΔPf d³ρ/4L μ²। और अगर इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास देखिए प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू है, डाया ऑफ द ट्यूब है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर है। अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करें तो हम देखते हैं कि क्या होता है। प्रेशर ड्रॉप की आपने वैल्यू इंसर्ट की 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाया का क्यूब ले लिया 0.025 का क्यूब मीटर क्यूब, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर 4, लेंथ ऑफ द ट्यूब 5 मीटर्स, म्यू का स्क्वायर है तो 10⁻³ का स्क्वायर, न्यूटन का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर तो मीटर 4, एंड 1 किलो न्यूटन = 10⁻³ न्यूटन्स, एंड 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि φr² है, यू मस्ट गेट डायमेंशनलेस समथिंग, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसका कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होगा। तो किलो न्यूटन से कट गया। देखिए आपके पास यहां पर 1 न्यूटन यहां पर है, एक यहां है, न्यूटन स्क्वायर है, ये 2 न्यूटन इस स्क्वायर से कट गए, सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया, ये केजी इस केजी से कट गया। उसके बाद आप देखिए कि आपके पास ये क्यूबिक मीटर है, ये इस क्यूबिक मीटर से कट गया, ये मीटर की पावर 4 है, एक मीटर स्क्वायर यहां है, एक सिंगल मीटर यहां है, एक सिंगल मीटर यहां है, 4 मीटर इससे कट गए। तो आपके पास जो φr² की जो वैल्यू आई वो वैल्यू थी 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ φr²। हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर ग्रुप है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा, अब सॉरी, हमारे पास जो चार्ट है पाइप फ्रिक्शन φr² का रेनॉल्ड्स नंबर के अगेंस्ट, आपको पता है उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E/D के अगेंस्ट हम कुछ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस सवाल में क्योंकि आपके पास कोई एब्सोल्यूट रफनेस वगैरह की वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तो E/D के बजाय हम जो स्मूथ पाइप्स हैं, आप देख सकते हैं ये जो स्मूथ पाइप्स हैं इस ग्राफ के अंदर, स्मूथ पाइप्स में की को हम टच करते हुए आपके पास ये देखिए रफ पाइप्स हैं, ये स्मूथ पाइप्स हैं,
तो स्मूथ पाइप्स की कर्व को हमने यहाँ पे 1.56 इंटू 10⁶ जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है उसको आपने टच किया, उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टली आपने एक्सटेंड किया, तो हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। तो हमने इस वैल्यू को यूज कर लिया। स्मूथ क्यों लिया? क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन था, आपको एब्सोल्यूट रफनेस कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, बल्कि यह कहा गया था कि आपके पास स्मूथ है तो सरफेस उसका, तो इसलिए हमने इसको स्मूथ के साथ टच किया। अब हमें पता है जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो du रो ओवर म्यू है, या आप उसको ये कहिए कि अगर इसको रीअरेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप्स, तो आपके पास यहाँ पर ये RE इंटू म्यू डिवाइडेड बाय D इंटू रो, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁴, म्यू की जो वैल्यू है 10⁻⁻6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी 0.025, डेंसिटी जो रो है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया। उसके बाद जो है अगर आप ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ये इस क्यूबिक मीटर से कट गया, तो आपका 1 सेकंड इस सेकंड स्क्वायर से कट गया, तो आपका मीटर्स पर सेकंड हमारे पास बच गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंप्यूट किया तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई वो 0.84 मीटर्स पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी विच इज फ्लोइंग थ्रू योर ट्यूब ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो आपके पास जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल सकते हैं, तो अगर आप, क्योंकि तमाम ट्यूब सेम डायमीटर की सेम लेंथ की हैं, आपने एक ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लें तो उससे आप नंबर ऑफ ट्यूब्स के साथ उसको निकाल सकते हैं। तो हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया है एक ट्यूब, किसी भी एक ट्यूब के अंदर, तो वो पाई बाय 4.025 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो दिस एरिया इज नाउ 4.9084 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अब एक ट्यूब में से, जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक ट्यूब में से वेलोसिटी निकाली थी, तो इसी तरह हमने एक ट्यूब में से का हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया भी निकाल लिया है। तो आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की वजह से आप मालूम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मैश फ्लो रेट अगर हम निकालना हो तो हम किसी भी एक ट्यूब में से मैश फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक सिंगल ट्यूब में से जो मैश फ्लो रेट होगा M1 विल बी इक्वल टू रो UA। तो आपके पास जो डेंसिटी की वैल्यू है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एक ट्यूब में से जो वेलोसिटी पास कर रही है वो 0.84 मीटर्स पर सेकंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी वैल्यू, इन तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये देखिए क्यूबिक मीटर, और ये आपके पास 1 मीटर यहाँ है, मीटर स्क्वायर है, ये आपस में कट गए। तो मैश फ्लो रेट आपके पास kg पर सेकंड में कोई वैल्यू आई, एंड दिस वैल्यू इज 0.4038 kg पर सेकंड। सो ये जो मैश फ्लो रेट अभी हमने निकाला है, दिस मैश फ्लो रेट is the mass flow rate of the water which will be flowing through one of the tubes inside the heat exchanger। तो किसी भी एक ट्यूब में से, तमाम ट्यूब्स एक जैसी हैं, इसका मतलब है कि तमाम ट्यूब्स में से एक जैसा ही फ्लो रेट जो है वो पास कर रहा होगा। तो अब आपने जब मिनिमम नंबर ऑफ ट्यूब्स कैलकुलेट करनी थी इस हीट एक्सचेंजर के लिए, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्यूब्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता था अब एक ट्यूब में से मैश फ्लो रेट पता है, टोटल मैश फ्लो रेट तमाम ट्यूब्स का पता है, तो आप टोटल मैश फ्लो रेट इन ऑल द ट्यूब्स डिवाइडेड बाय मैश फ्लो रेट इन वन ट्यूब, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ ट्यूब्स। इस तरह से ये कोई फार्मूला नहीं होता, हमने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको इस तरह बनाया है कि जैसे आपके पास जो है एक टोटल मैश फ्लो रेट कितना है, एक ट्यूब में से कितना है, तो आप उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ ट्यूब्स निकाल सकते हैं। तो टोटल मैश फ्लो रेट इन ऑल द ट्यूब्स 47.8012 kg per second, mass flow rate through one tube was 0.4038 kg per second। तो kg से, सेकंड से, तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो नंबर ऑफ ट्यूब्स आई वो 180.38, तो आप इसको 119 कर लें, 118 कर लें, इट विल बी ओके, वो रिजल्ट आपका जवाब दुरुस्त होगा। इसका मतलब यह है कि इस हीट एक्सचेंजर के अंदर इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपके पास जो है वो 118 ट्यूब्स जो है वो होनी चाहिए, तो ही ये जो गिवन कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल हमने फ्रिक्शंस की इंफॉर्मेशन की वजह से, प्रेशर ड्रॉप की मदद से
हमने किस तरीके से नंबर ऑफ ट्यूब्स को भी कैलकुलेट कर लिया। एक और डिफरेंट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28। 60% nitric acid is being pumped at 5 kilograms per second through a 100-meter length of smooth 25 millimeter pipe. Calculate a drop in pressure. If the pressure drop falls by 1/2, what will be the new flow rate? Assume that the nitric acid is flowing through the pipeline at 40 degrees C. The density of 60% nitric acid at 40 degrees C could be considered as 1340 kg per cubic meter. सवाल इस तरह है कि आपके पास एक 60% नाइट्रिक एसिड है, उसको 5 kg पर सेकेंड मैस फ्लो रेट पर एक 100 मीटर लेंथ पाइप में से फ्लो कराया जा रहा है जिसका डायमीटर 25 मिलीमीटर है। हमने प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज जो हमने फाइंड आउट करनी है वो ये करनी है कि अगर प्रेशर ड्रॉप जो है वो 1/2 यानी कि 50% उसका अगर प्रेशर ड्रॉप में कोई रिडक्शन आती है तो फिर हमने ये मालूम करना है कि उससे न्यू फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कोई फ्लो रेट में चेंज आएगी कि नहीं आएगी, अगर आएगी तो नया फ्लो रेट क्या हो जाएगा। जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड फ्लो कर रहा है इस पाइपलाइन में से उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सी है, जो डेंसिटी है नाइट्रिक एसिड की एट 40 डिग्री सी हमें गिवन है 1340 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो इस सवाल में जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, मैश फ्लो रेट ऑफ 60% नाइट्रिक एसिड इज 5 kg पर सेकेंड, जो लेंथ ऑफ द पाइप है जिसमें से ये आपका नाइट्रिक एसिड फ्लो कर रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर्स, जो डायमीटर ऑफ द पाइप डी है हमारे पास वो 25 मीटर्स या 0.025 मीटर्स है, जो टेम्परेचर है नाइट्रिक एसिड का टी वो 40 डिग्री सी है, जो डेंसिटी है 60% नाइट्रिक एसिड की वो 1340 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो पाइप सरफेस है वो स्मूथ है, तो आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप वो हमने फाइंड आउट करनी है, और ये फाइंड आउट करना है कि अगर प्रेशर ड्रॉप 1/2 यानी कि 50% उसके अंदर रिडक्शन आ जाती है तो नया मास फ्लो रेट क्या होगा। इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप, क्योंकि डाया वगैरह गिवन है, तो हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इस पाइप का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, और इसके अंदर आपने 0.025 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरा, आपके पास कोई भी पाइप हो उसमें से जो मैश फ्लो रेट होता है वो बराबर होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस फॉर्मूले में से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो मैश फ्लो रेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो वेलोसिटी है आपके पास वो 5 kg पर सेकंड है, या सॉरी जो मैश फ्लो रेट है वो 5 kg पर सेकंड है, डेंसिटी 1340 kg पर क्यूबिक मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये जो मीटर स्क्वायर है इस पावर से कट गया, kg से कट गया, मीटर्स पर सेकंड, वेलोसिटी आपकी बच गई। तो वेलोसिटी हमने जो कैलकुलेट की, दिस वेलोसिटी 7.6 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड्स का जो है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसमें हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर 60% नाइट्रिक एसिड के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 10.8 है, वाई जो है वो 17 है। तो आप में यहाँ पर एक्स जो है वो 10.8, ये 11 है तो 10.8, और जो वाई जो था वो 17, और उसके बाद आपने ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने 40 के साथ टच किया, तो 40 के साथ इसको एक्सटेंड कर दिया, तो विस्कोसिटी की जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज 1.7 cp। तो सेंटीपाइस में 1.7 सेंटीपाइस आपके पास ये वैल्यू आ गई है। तो हमने जो विस्कोसिटी ऑफ 60% नाइट्रिक एसिड एट 40 डिग्री सी, हमने इसको ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर लिया है, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये 1.7 सेंटीपाइस एक वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो RE इज इक्वल टू DU रो ओवर म्यू है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास, डायमीटर भी मौजूद है, वेलोसिटी भी मौजूद है, डेंसिटी भी मौजूद है, विस्कोसिटी भी मौजूद है।
तो हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो डाया है वो 0.025 मीटर्स, वेलोसिटी जो है वो 7.6 मीटर्स पर सेकेंड, डेंसिटी जो है वो 1340 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, जो विस्कोसिटी थी वो 1.7 cp। हमें पता है कि 1 cp इज इक्वल टू 0.01 ग्राम्स पर सेंटीमीटर पर सेकेंड और 1000 ग्राम्स 1 kg के बराबर होता है, और 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है यूनिट्स में केजी से कट गया, ग्राम से कट गया, उसके बाद सेंटीमीटर हमारे पास सेंटीमीटर से कट गया, तो 1 मीटर यहाँ है, दूसरा मीटर यहाँ है, तीसरा मीटर यहाँ पर है, ये क्यूबिक मीटर से कट गया, सीपी से कट गया, तमाम यूनिट्स कट जाते हैं और हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की जो हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई वो एक सेकेंड, जी, तो हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज 1.5 इंटू 10⁵। अच्छा जी, अब हमारे पास पाइप फ्रिक्शन जो फाई वर्सेस रेनॉल्ड नंबर का जो हमारे पास चार्ट है, वहां से हम पाइप फ्रिक्शन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, हमारे पास स्मूथ पाइप्स की इस कर्व के साथ हमने इसको जो है आपने जब एक्सटेंड किया वर्टिकली, उसके बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टली इसको एक्सटेंड किया, तो हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर फाई की वैल्यू आई विच इज़ 0.0019। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने ये फाई की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने जब प्रेशर ड्रॉप फाइंड आउट करना है इस पाइप में से, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे माइनस डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 4 फाई एल बाई डी रो यू स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। फाई की वैल्यू पता है, एल डी रो यू तमाम वैल्यूज पता हैं, ये इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फाई 4 फाई लेंथ 100 मीटर्स, डायमीटर 0.025 मीटर्स, डेंसिटी 1340 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेलोसिटी 7.6 स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10⁶ न्यूटन 1 मेगा न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन से कट गया, केजी से कट गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है 1 मीटर यहाँ पर है, सॉरी, और 1 मीटर स्क्वायर यहाँ है, ये क्यूबिक मीटर से कट गया। तो आपके पास उसके बाद हमारे पास ये सेकंड स्क्वायर से कट गया। एक आपके पास यहाँ से जो है मेगा न्यूटन यहाँ बच गया, बाकी 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बच गया। हमारे पास जो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आई वो 2.3529 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब अगर ये प्रेशर ड्रॉप 1/2 या 50% रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब है आप इस प्रेशर ड्रॉप को 2 पे डिवाइड कर दें, दैट मीन्स द न्यू प्रेशर ड्रॉप विल बी 1.1765 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने इस न्यू प्रेशर ड्रॉप के ऊपर जो है वो फ्लो रेट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फाई आर स्क्वायर फ्रिक्शन फैक्टर ग्रुप हम निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस हो गया, इसका मतलब कि आपके पास कोई फ्रिक्शनल जो वैल्यूज हैं उनके अंदर भी कोई कमी बेशी आई है। तो माइनस डेल्टा पी एफ डी क्यूब रो 4 एल म्यू स्क्वायर, आप इसके अंदर ये तमाम वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, और तमाम वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आपने पहले प्रेशर ड्रॉप डाल दिया, जो अब आपका रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप था, डाया ऑफ द पाइप उसका क्यूब, डेंसिटी,
डिवाइड बाय 4 लेंथ और म्यू स्क्वायर, तो आपके पास जो म्यू थी वो विस्कोसिटी सीपी उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको पता है जब ये स्टेप ज़रा इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा, क्योंकि सीपी का स्क्वायर लेंगे, फिर सीपी जो है वो 0.01 ग्राम ओवर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर है, तो सीपी का स्क्वायर इन तमाम चीज़ों का स्क्वायर हो जाएगा। और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1000 का इन दोनों का स्क्वायर लें तो 1 kg का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर लें तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मेगा न्यूटन 10⁻6 न्यूटन के बराबर है, और जो 1 न्यूटन है वो 1 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड है। तो आपके पास जो है ये मेगा न्यूटन इस मेगा न्यूटन से कट जाएगा, ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया। आपके पास 1 kg जो है हमारे पास यहाँ है, 1 kg यहाँ है, ये kg स्क्वायर से कट गया। उसके बाद आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ये आपस में कट गए। उसके बाद ये ग्राम स्क्वायर यहाँ है, ये यहाँ है, ये आपस में कट गए। फिर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया। तो उसके साथ साथ आप देखिए कि आपके पास जो है क्यूबिक मीटर से कट गया। फिर आपके पास जो ये क्यूबिक मीटर आपने इस क्यूबिक मीटर से काट दिया। 1 मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, और उसके बाद दूसरा मीटर स्क्वायर यहाँ है, ये आपस में कट गए। इसी तरह आपके पास 1 मीटर यहाँ पर था, 1 मीटर यहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें आपस में कट जाती हैं। डायमेंशनलेस जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आई वो 2.13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो आपको पता है कि फ्रिक्शन फैक्टर फाई आर स्क्वायर वर्सेस रेनॉल्ड्स नंबर, अगर आप अगेंस्ट द ई ओवर डी रिलेटिव रफनेस कोई आप वैल्यू निकालें तो हमारे पास वहाँ से जो रेनॉल्ड्स नंबर की कोई वैल्यू आ सकती है। तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ से जो फ्रिक्शन ग्रुप था फाई आर स्क्वायर उसको स्मूथ पाइप्स के लिए वर्टिकली एक्सटेंड किया, और उसके बाद हॉरिजॉन्टली जब आपने तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 × 10⁵ आपके पास रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई। ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये न्यू रेनॉल्ड नंबर है एट रिड्यूस्ड प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, इस न्यू रेनॉल्ड नंबर को भी हम रीअरेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास न्यू वेलोसिटी आ जाए। तो जो आपके पास न्यू वेलोसिटी आएगी वो 5.08 मीटर्स पर सेकंड आएगी। तो फिर जब आपने न्यू मास फ्लो रेट निकालना है इस न्यू वेलोसिटी पर, तो वो रो इंटू न्यू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारे पास जो न्यू वेलोसिटी आपके पास आई वो न्यू मास फ्लो रेट आया वो 3.34 किलोग्राम्स पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर ड्रॉप आपने इस पाइपलाइन में से मालूम किया था वो 2.3529 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर ये प्रेशर ड्रॉप 50% रिड्यूस कर लेता है, 1/2 हो जाता है, तो फिर आपके पास जो नया मास फ्लो रेट होगा वो 3.34 किलोग्राम्स पर सेकंड होगा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 29। ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 10 मिली न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 950 kilograms per cubic meter is pumped 8 kilometer from an oil refinery to a distribution depot through a 75 millimeter diameter pipeline and is then dispatched to customers at a rate of 500 tons per day. Allowance must be made for periods of maintenance which may interrupt the supply line from the refinery for up to 72 hours. If the maximum permissible pressure drop over the pipeline is 3,450 kilonewtons per meter square, what is the shortest time in which the storage tanks can be completely recharged after a 72-hour shutdown? The roughness of the pipe surface is 0.05 millimeter. सवाल में हमारे पास जो ऑयल है एक उसकी विस्कोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, उसको पंप किया जा रहा है रिफाइनरी से एक डिस्ट्रीब्यूशन डेपो पे। तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन डेपो है वहाँ पर 8 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन है, उसका जो डायमीटर है वो 75 मिलीमीटर डायमीटर है, और बाद में इस डिपो से आप जो कस्टमर्स हैं उनको ये ऑयल सप्लाई करते हैं एट द रेट ऑफ 500 टन्स पर डे। अच्छा, अब हमारे पास अक्सर औकात हमें इस पाइप की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इस पाइपलाइन की, और जब आप मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस करने के लिए के दौरान 3 दिन तक आपकी ये पाइपलाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 3 दिन तक आप ये समझें कि आपके पास शट डाउन होगा। अच्छा, अब अगर इस पाइपलाइन पे मैक्सिमम जो प्रेशर ड्रॉप है वो 3,450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, तो हमने ये मालूम करना है कि कम से कम कितने दिन चाहिए होंगे ताकि आपके स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो दोबारा इस 72 आवर्स शटडाउन के बाद रिचार्ज हो जाएंगे।
सवाल समझने की ज़रूरत है कि आपके पास, क्योंकि जो आप डिपो से जो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपने कोई शटडाउन नहीं है, सिर्फ शटडाउन रिफाइनरी से डिपो तक की सप्लाई में शटडाउन है। 3 दिन का शटडाउन है और उसके बाद आपकी डिपो से आपने कॉन्टिन्यूसली इस दौरान आप सप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर बात है क्योंकि इनफ्लो नहीं आ रहा तो डिपो के अंदर आपके पास जो लेवल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमने अगर उसको दोबारा से इनिशियल लेवल्स तक उसको लेके जाना है तो हमने कितने दिन हमें चाहिए होंगे, हमने ये मालूम करना है। तो इंटरेस्टिंग सवाल है। डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन जो गिवन है 75 मिलीमीटर, तो वो 0.075 मीटर्स है। जो पाइपलाइन की लेंथ है वो 8 किलोमीटर्स है, दैट मीन्स 8000 मीटर्स। जो प्रेशर ड्रॉप है पाइपलाइन का वो 3450 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। जो पाइपलाइन की रफनेस है एप्सिलॉन वो 0.05 मिलीमीटर है। जो मैस फ्लो रेट है डिस्ट्रीब्यूशन डिपो से कस्टमर्स तक वो 500 टन्स पर डे है। जो विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल है वो 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल 950 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। जो आपके पास ड्यूरेशन है टोटल इंटरप्शन का या शटडाउन का वो 72 आवर्स है, 3 दिन है। हमने ये मालूम करना है कि कितने दिन हमें चाहिए होंगे ताकि आपके इनिशियल लेवल्स तक आप उसको मेंटेन कर लेंगे अपने स्टोरेज टैंक्स को। तो सबसे पहले देखते हैं हम पास फ्रिक्शन फैक्टर 5r², आपको पता है वो डेल्टा PF d³ रो ओवर 4l म्यू स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा PF d रो l और म्यू इन तमाम वैल्यूज को इंसर्ट करें। तो इन तमाम वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखिए ये जो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आई 3450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डाया जो है आपका 0.075 मीटर क्यूब। रो जो है 950 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 4 लेंथ जो है वो 8000 मीटर्स। म्यू जो है वो 10⁻⁻² स्क्वायर। इन तमाम का न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर पावर 4। 1 किलो न्यूटन 10⁻³ न्यूटन्स। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तमाम यूनिट्स आपस में कट जाएंगे और जो डायमेंशनलेस वैल्यू आएगी वो 4.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ आपके पास आ जाएगी। एब्सोल्यूट रफनेस की हमें वैल्यू गिवन है, तो रिलेटिव रफनेस E/D जो है जब हम निकालेंगे तो वो हमारे पास 0.00067 या उसको लिख सकते हैं 0.00007। तो आपके पास यहाँ पर इस 5r² को जब आपने 0.007 आप यहाँ पर 0.007 के हिसाब से आप इसको अगर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास आप देखें तो इसको हमने जब इसको यहाँ तक आएंगे इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप इसको जब निकालेंगे तो आपके पास जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आएगी वो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वो du रो ओवर म्यू। तो इसको अगर रीअरेंज करें तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं विच विल बी रेनॉल्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय म्यू ओवर d इंटू रो। और इसके अंदर आप ये तमाम वैल्यूज इंसर्ट कर लें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी इस पाइपलाइन में से फ्लो करते हुए वो 1.544 मीटर्स पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास कोई मैच फ्लो रेट गिवन नहीं था। हमें ये पता था कि आप जो डिपो से कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं वो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रिफाइनरी से डिपो तक जो पहुंच रहा है वो क्या फ्लो रेट आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाते हुए मैच फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपने जब इसको लगाया तो हमारे पास डायरेक्टली आपने इसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो 950 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है, वेलोसिटी 1.544 मीटर्स पर सेकेंड, पाई बाय 4 डी जो है 0.075 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो है हमें पता है कि जो 1000 kg जो है वो 1 टन के बराबर है और 3600 सेकेंड जो है 1 आवर के बराबर है, 24 आवर्स 1 डे के बराबर है। तो आपका kg से कट गया। फिर ये क्यूबिक 1 मीटर यहाँ पर है, आप देखें 1 मीटर यहाँ मीटर्स के यहाँ है, क्यूबिक मीटर से कट गया। और आपके पास ये जो है आवर से कट गया। तो हमारे पास टन्स पर डे में जो मैच फ्लो रेट है वो हमने निकाल लिया है। तो 560 ऑलमोस्ट टन्स पर डे ये हमारे पास वो फ्लो रेट है जो कि रिफाइनरी से डिपो तक आपका फ्लो रेट आ रहा है। अच्छा, अब मेंटेनेंस की वजह से 3 दिन का शटडाउन है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आप 500 टन्स पर डे, तो समझिए आप 500 तकरीबन हमारे पास 60 के करीब इनफ्लो आ रहा था डिपो तक, और डिपो से जो आउटफ्लो था वो 500 टन्स पर डे था।
3 दिन तक आपका कोई इनफ्लो नहीं आया, सिर्फ आउटफ्लो हुआ है, तो जो अगर आप देखें इन 3 दिनों में टोटल जो डिप्लीशन होगी वो स्टोरेज टैंक्स में वो कितनी होगी, वो आपके पास बेसिकली जो मैश फ्लो रेट हमारे पास आता था रिफाइनरी से, उसको अगर आप टोटल मेंटेनेंस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये जो है वो टोटल डिप्लीशन जो स्टोरेज टैंक में होगी वो 1679, यहाँ आपके पास मैच फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय जो टाइम ड्यूरेशन था 72 आवर्स, तो 24 आवर 1 डे है, आवर्स से कट गया तो 20 डे से कट गया, तो ये टोटल डिप्लीशन हुई है आपकी जो स्टोरेज टैंक्स के अंदर। अच्छा, जो हम मैक्सिमम आप अगर आप देखें जो हमारा नेट गेन होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक दिन में 560 जो है वो टन आता था और 500 टन आउटफ्लो होता था, इसका मतलब है नेट गेन 60 टन होता था। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो नेट गेन हमारे पास ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी में है वो मैश फ्लो रेट ऑफ ऑयल फ्रॉम रिफाइनरी टू द ऑयल स्टोरेज टैंक्स माइनस मैश फ्लो रेट ऑफ ऑयल फ्रॉम स्टोरेज टैंक्स टू द कस्टमर्स। तो आपके पास वो जो टोटल था नेट गेन वो 59.88 टन पर डे आता था। तो अगर आप देखिए तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम हमें जो चाहिए होगा इसको रिचार्ज करने के लिए, जो टोटल डिप्लीशन है उसमें से उसको डिवाइड कर दिया अगर आप मैक्सिमम नेट गेन पर, तो टोटल डिप्लीशन थी आपकी 1679.84, नेट गेन जो एक दिन में आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं 59.88, तो आपने के इसको डिवाइड करें तो आपके पास 28 दिन लगेंगे कि आपके इन स्टोरेज टैंक्स का जो लेवल है वो दोबारा से वो रिचार्ज हो जाएंगे, दोबारा से प्री एग्जिस्टिंग लेवल्स पे आ जाएगा, आपके जो प्री शटडाउन जो लेवल था वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें तकरीबन 28 दिन चाहिए होंगे ताकि हम इसको मेंटेन कर सकें। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 19। प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज गो थ्रू दीज लेक्चर नोट्स। These lecture notes are available on your LMS and Open Courseware portals। तो जब आप लाइव सेशन में ज्वाइन करें तो आप जब ये लेक्चर्स देखकर लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो बड़ा इसमें यह है कि आप लोग सवालात वगैरह पूछ सकेंगे और इंटरेक्टिवली उसके अंदर इंटरेक्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।